ब्लड कैंसर के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ल्यूकेमिया जैसा हमने बोला, अगर ब्लड कैंसर, तो उसके बहुत सारे प्रकार हैं। लिम्फोमा, उसके काफ़ी सारे प्रकार हैं। तो हर एक कैंसर के हिसाब से अगर हम देखें उसको, तो मुझे लगता है हमेशा हम लोग ब्लड कैंसर ये शब्द सुन के बड़ा टेंशन में आ जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं। बट मुझे नहीं लगता ब्लड कैंसर ये शब्द सुन के हमने डरना चाहिए। पहले तो जांच पूरी कर लेनी चाहिए कौन से प्रकार का कैंसर है। हर एक कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हर एक के ठीक होने की संभावनाएं अलग अलग है। तो कौन सा कैंसर का प्रकार है उसके आधार पे वो डिस्कशन किया जा सकता है पेशेंट के है कि ऐसे जिनके बारे में जिनका आपको कारण नहीं मालूम, फॉर एग्जांपल कि बच्चों में होने वाले ब्लड कैंसर, तो इनमें बचना बड़ा मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि इससे हम आपको कहें कि बच जाएं। हो हाँ, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट, ये स्ट्रेटेजी यहाँ काम कर सकती है। सो डिपेंड करता है कि किस टाइप की कैंसर की हम बात कर रहे हैं। तो किसी में बचाव है, किसी में स्क्रीनिंग है और किसी में प्रोफाइलेक्टिक, जैसे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज द्विवेदी। मैं बच्चों के कैंसर और ब्लड से रिलेटेड बीमारियां देखता हूं, उनका स्पेशलिस्ट हूं। और मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट में मेरी विशेषज्ञता है, तो वो भी मैं करता हूं। मैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से अटैच्ड हूं और वहाँ पे हम लोग ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर केतन मोडक। मैं एक रक्त विकार तज्ञ और रक्त कैंसर का विशेषज्ञ हूँ। मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट में स्पेशली ट्रेंड हूँ एंड करंटली, जैसा डॉक्टर पंकज ने भी बताया, हम वहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जामठा नागपुर में। वहाँ पे कई सारे ब्लड कैंसर्स, सिकल सेल, थैलेसीमिया, ये सारी बीमारियों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमने अभी करना शुरू किया है। सर, बोन मैरो की अगर आपसे जानकारी ली जाए तो किस तरह की प्रक्रिया होती है? सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्चुअली अगर हम समझें, ये तो जो हमारे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट हैं, मतलब ये खून के जो अलग अलग तत्व हैं, ये सब मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं हमारे बोन मैरो में। या इसको हम कहते हैं कि हमारा बोन के बीच में एक सेंट्रल पार्ट है, तो अस्थि मज्जा इसका हिंदी बड़ा सा अनुवाद है। जब हमें लगता है कि ये खराबी, इसमें ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से उसका प्लेटलेट बनना खराब हो गया है, या आरबीसी बनना खराब हो गया, डब्ल्यूबीसी बनना खराब हो गया है, तब हम उनको सलाह देते हैं कि इसमें एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन हो सकता है। हमारा मानना ये है कि जो स्टेम सेल है जो ये सब बना रही है, अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं तो हम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इंडिकेशन अलग अलग हैं, सो उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात कर सकते हैं। ब्लड कैंसर किन किन प्रकारों में पाया जाता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि मोटा मोटी या आम जनता को समझे ऐसा, तो ब्लड कैंसर हम जनरली 3 मेन प्रकार के हम देखते हैं। एक ल्यूकेमिया होता है, एक लिम्फोमा, एक मायलोमा। जनरली ये 3 प्रकार के एक मोटा मोटी हम अगर देखें तो अभी अगर हम उसका ब्लड कैंसर कैसे आता है ये अगर जानना चाहते हैं, तो कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं जो बहुत धीमे गति से आते हैं और बहुत धीमे गति से बढ़ते भी हैं। वो कई साल हमारे साथ रहते हैं, कुछ दवाइयाँ खाते हैं तो कंट्रोल में रहते हैं। और कुछ ब्लड कैंसर ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से आते हैं, उभर के आते हैं, कभी कभी कुछ दिन या कुछ हफ्तों में आगे आते हैं। उनको हम एक्यूट ल्यूकेमियाज बोलते हैं। उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करना ज़रूरी होता है। ऑफकोर्स उसमें भी ठीक होने की संभावनाएं अच्छी होती है, बट वो ट्रीटमेंट तुरंत करना ज़रूरी होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट समझ नहीं पाता है कि इतना जल्दी ये बीमारी क्यों आई, इतना जल्दी कैसे हो सकता है। बट एक्यूट ल्यूकेमिया एक ऐसा ब्लड कैंसर का टाइप है जिसमें बीमारी बहुत तेज़ी से आती है, बट उसका इलाज है। डायग्नोसिस में अगर देरी हो गई तो उसकी मतलब क्या मेन वजह क्या हो सकता है? हमारे इलाके में मुझे ऐसा लगता है डायग्नोसिस में देरी के लिए पेशेंट एक तो प्रॉपर सही चैनल से रेफ़र होना चाहिए। कि अगर कोई, काफ़ी पेशेंट्स इंटीरियर से, छोटे छोटे गांव से, छोटे तालुका प्लेस से आते हैं और वहाँ पे अगर काफ़ी समय से ब्लड कम है, प्लेटलेट कम है, कुछ आयरन का इंजेक्शन दिया है, तो ये करके भी अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत उनको बड़े सेंटर में रेफ़र करना चाहिए।
बट काफ़ी बार पेशेंट की तरफ से भी दिक्कतें होती है, कुछ लोगों को पैसों की दिक्कतें होती है, कुछ परिवार में प्रॉब्लम्स होते हैं जिस वजह से देरी करते हैं, कोई उतना सीरियसली उस विषय को लेता नहीं है तुरंत में, फिर और तबीयत खराब होती है तब वो आके आते हैं। तो ये कुछ ऐसी कठिनाइयाँ होती है। बीएमटी कितना प्रभावशाली है कि जिसमें कोई ऐसे जोखिम होती है पेशेंट को? सो बीएमटी आप ये समझिए कि कुछ जगह बहुत एक रामबाण इलाज जैसा है, लेकिन उसके लिए स्पेशलिस्ट की सलाह है कि किसको ज़रूरत है, किसको ये प्रभावी होगी और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है वो समझना ज़रूरी है। हर बीमारी का इलाज बीएमटी नहीं हो सकता है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीमारी ब्लड से रिलेटेड है उनमें आप दो तरह से बांट सकते हैं, एक कैंसर जनित या कैंसर जैसी बीमारी, कैंसर बीमारी, और दूसरी नॉन कैंसरस है जो कैंसर नहीं है, जैसे कि सिकल सेल है। अब सिकल सेल का माइल्ड टाइप है, उसमें शायद बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, बट सीवियर टाइप का जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज़रूरत है तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसके लिए ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि वो जिंदगी भर ठीक रहेगा। ऐसे ही थैलेसीमिया में है। सो ये थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया मेन ये है, बाकी कुछ बच्चों में जन्मजात ये सेल्स बनते नहीं है, उनको कहते हैं बोन मैरो फेल्योर सिंड्रोम, बोन मैरो फेल हो गई है। उनके केसेस, कुछ अधिकतर केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट काम आती है। दूसरा है ऑन्कोलॉजी या कैंसर से रिलेटेड, जैसे भी डॉक्टर केतन ने बताया आपको कि 3 टाइप से कैंसर हैं ब्लड के, मेनली लिम्फोमा, माइलोमा, लिकीमिया। तो एक्यूट लिकीमिया में फर्स्ट लाइन बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं है, लेकिन कुछ हाई रिस्क एक्यूट लिकीमिया जो हमारे ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करे या हमें मालूम है कि ये हाई रिस्क होने वाले हैं, तो उनमें हम कीमोथेरेपी देने के बाद, बीमारी कम करने के बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें रिलैप्स आने पे वो ज़्यादा उपयोगी होती है। मल्टीपल माइलोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसा पार्ट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उसको कंसोलिडेट करने का जो भी हमने ट्रीटमेंट उसको दिया हुआ है। सो ये डिपेंड करता है किस टाइप का ब्लड कैंसर है, कैसा वो बिहेव कर रहा है और हमारे ट्रीटमेंट से क्या रिस्पॉन्स आया है। इसके इन सब को मिला के हम फिर ये उनको ये सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं। कितनी उम्र तक मतलब पाया जाता है, जैसे पेशेंट जो होते हैं कितनी उम्र के मतलब ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं आपको? तो ज़्यादा और कम ऐसा जनरली नहीं होता है, हर एक कैंसर का अपने एक उम्र की संभावनाएं होती है। जैसे मल्टीपल माइलोमा का भी बात करें तो जनरली 50-60 साल के आगे में आता है। कुछ कैंसर है ALL जो एक्यूट ल्यूकेमिया का एक प्रकार है, तेजी से आने वाला ब्लड कैंसर, वो बच्चों में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसा हर एक कैंसर का अलग अलग एक एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में ज़्यादा पाए जाते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि बाकी एज ग्रुप में नहीं होते हैं। मल्टीपल माइलोमा 26 साल के बच्चे में भी हमने देखे हैं, और ALL जो बीमारी है बच्चों में ज़्यादा होती है, बट बड़ों में भी वो हमें दिखता है काफ़ी। एक जनरल बात है इसमें, थैलेसीमिया लोगों के लिए एक मतलब आज की तारीख में हवा बना है कि इसमें जिसे भी थैलेसीमिया है उसे एक तरह से ब्लड कैंसर के रूप में देखा जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या मतलब दोनों एक ही जैसे हैं या अलग अलग हैं इनके प्रकार? तो थैलेसीमिया बेसिकली ये ब्लड बनने की प्रॉब्लम है, ये कैंसर नहीं है, एकदम क्लियर करना ज़रूरी है अपने को। ये ज़रूर है कि थैलेसीमिया एक बार हमें हुआ, ये परिवार में चलता है, और ये एक बार हुआ थैलेसीमिया तो बार बार ब्लड चढ़ाना, बार बार हॉस्पिटलाइज होना, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन और कोई कारण से हॉस्पिटलाइज होना, ये सब जो दिक्कतें आती है उससे बड़ी परेशानी रहती है परिवार को, पेशेंट को। और इसमें काफ़ी बार तो हम इकोनॉमिक और सोशल लॉस गिनते नहीं है उसमें, ठीक है, हम सिर्फ मेडिकल चीज़ें देखते हैं, बट ये भी बहुत सी चीज़ें होती है जो उसके साथ जुड़ जाती है। तो थैलेसीमिया कैंसर नहीं है, थैलेसीमिया क्यूरेबल है अगर जल्दी ही उसको पकड़ा जाए या फिर जल्दी ही डायरेक्ट किया जाए सही लोगों के तरफ। तो डेफिनेटली अगर कोई मैच डोनर मिलता है उसके साथ तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके क्योर जो है वो लगभग 80-90% तक है, जिसका मतलब 10 में से 9 लोग क्योर हो सकते हैं। सर मैं जानना चाहता था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या रिएक्शन हो सकते हैं, उसमें प्रिकॉशन किस तरीके का लिया जा सकता है? ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है आपका, इसलिए भी कि अगर आप देखो तो हमारा विदर्भ जो रीजन है ये इसका बेल्ट है, थैलेसीमिया, सिकल सेल। सो अभी तक ऐसा नहीं है कि हम अधिकतर बच्चों के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सो मैनी ऑफ देम, बहुत सारे उसमें ट्रांसफ्यूजन बार बार ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है
कि हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्कीम है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस बहुत सेफ होनी चाहिए। तो इसके लिए अधिकतर ब्लड बैंक उसकी जांच करते हैं। मैं कुछ आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो पहला सेफ ब्लड। सेफ ब्लड का मतलब है कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें अधिकतर अपने ब्लड बैंक को पूछना चाहिए कि नेट टेस्टेड है कि नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई जगह पे प्रैक्टिस है होल ब्लड देने की, तो अगर होल ब्लड देंगे तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम होल ब्लड, मतलब अभी प्रैक्टिस में है ही नहीं ये बात, बट कई जगह यूज होता है। सो हम उनको पैक्ड आरबीसीज देने चाहिए, सिर्फ आरबीसीज देने चाहिए, वो भी टेस्टेड हुए। और उनको हम कहते हैं कि अगर बार बार लगना है आपको तो आप इनमें से उसके ल्यूकोसाइड या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, श्वेत रक्त, वो निकाल दीजिए, उसको कहते हैं ल्यूको डिप्लीशन। और उनको पॉसिबल है तो उनको इरेडिएट करके दीजिए। आइडियली ये हमारा ये होता है। अब आपने जैसे पूछा इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, तो जब हम बार बार ब्लड देते हैं तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाते हैं। तो इसलिए हम उनको कई बार कहते हैं एक्सटेंडेड एंटीबॉडी पैनल करके आप हमें दीजिए, ताकि हम उसी को चेक करके सेफ ब्लड हम उनको दे पाएं। तो एक ये है कि एंटीबॉडी बनेगी तो अगली बार जब ब्लड देंगे तो और जल्दी खत्म होने की कोशिश करेगा, और उसके अगली बार देंगे तो और जल्दी खत्म होने की कोशिश करेगा। तो एक ये। दूसरा, हम इनको ऐसे बांट सकते हैं, बहुत एक्यूट रिएक्शंस यानी बहुत जल्दी होने वाले, और ये थोड़े लेट होने वाले। बहुत जल्दी होने वाले, अगर मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप डिफरेंट ब्लड ग्रुप का दे दिया, अगर हमने मान लो ए वाले को बी वाला ब्लड ग्रुप दे दिया, तो उसमें आपस में रिएक्शन होगी, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होंगे, और वो कई बार तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। इसलिए ब्लड की सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट। जिनको लॉन्ग, अब ये तो छोटा मैंने आपको तरीका बताया। इसी तरह एल्यूमिनाइजेशन जो अभी मैंने डिस्कस किया कि धीरे धीरे वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं और वो खत्म होने लगता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म में देखें तो ये ब्लड के अंदर आयरन है, तो आयरन डिपोजिशन शरीर में होने लगता है। ब्रेन में हो सकता है, हमारे हृदय में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, हमारे ऐसे स्प्लीन में हो सकता है, ऐसे ऑर्गन्स है जहाँ पे कि ये हो सकता है। अब इससे परेशानी क्या है कि हमारे एंडोक्राइन हार्मोन डिसबैलेंस के बहुत चांसेस होते हैं। छोटे बच्चे, उनका जो बढ़ने की गति है वो कम हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर्स हमारे बिल्कुल क्राइटेरिया है फिक्स कि इतने ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएंगे तो आपको चिलेशन थेरेपी शुरू कर देंगे, मतलब कि वो आयरन को पकड़ के वो शरीर से बाहर कर देंगे। तो ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और हर जो भी डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है वो हमेशा अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि इतने ट्रांसफ्यूजन हो गए हैं, अब आप चिलेशन थेरेपी अपनी स्टार्ट करें। डॉक्टर केतन सर, एक चीज आप बताएं, कोरोना काल के बाद में एक कहें कि वैक्सीन का एक बैकड्रॉ देखा गया है कि लोगों में अब तक ब्लड के स्लॉट बन रहे हैं या क्लॉट्स बन रहे हैं, या एक तरह की नसों में खून का जमना, थक्के का जमना, जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका क्या संबंध है? कैंसर से संबंध है या थैलेसीमिया या सिकल सेल से कोई संबंध है इस चीज के लिए? प्लीज। नहीं, आपका पहला जो हिस्सा था सवाल का वो एकदम सही है कि जो थक्के बन रहे थे उस समय भी काफ़ी रिसर्च हुआ, जब 2020 में कोरोना पहली बार आया। एंड उन्होंने एक टर्म भी निकाली थी जिसको बोलते हैं वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये चीज़ें हो रही थी, अभी उसका अभी तक प्रभाव है क्या, ये डेफिनेटिवली मैं नहीं बता सकता हूँ डेफिनेटली कि उसी का प्रभाव है क्या। कैंसर तो नहीं है वो, उसके वजह से कैंसर हुआ है कि ये भी मैं कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास उसका डेटा नहीं है। बट क्लॉटिंग डेफिनेटली उस समय कुछ प्रतिशत लोगों में पाया जा रहा था, एंड उसका ट्रीटमेंट का प्रॉपर गाइडलाइंस थे, जैसे बाकी क्लॉट ट्रीट कर रहे थे वैसे किया जा रहा था। तो ब्लड कैंसर से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर मैं आम जनता के हिसाब से आपसे पूछना चाहूं तो आप जनता को क्या कहेंगे कि कैंसर से किस तरह से बचा जाए, या बोन मैरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे आपसे संपर्क करें या कैसे आपसे कम्युनिकेट करें? पहले दो चीजें हैं, मतलब आपके 3 अलग अलग क्वेश्चंस की मैं आंसर देता हूं। पहले तो ये है कि किसी कैंसर से बचा कैसे जाए। तो आप ये देखिए कि इसको आप 2 भागों में बांट दीजिए। एक ऐसे कैंसर है जिनके कारण हमें पता नहीं है, जिनके कारण पता नहीं है उनसे बचाव के अलग तरीके हैं, जिनके कारण हमें मालूम है। तो अगर हम ब्लड कैंसर से हट जाएं, दूसरी तरफ जाएं, जैसे लंग कैंसर है, मुंह का कैंसर है, तो ये सबको मालूम है सिगरेट पीने से लंग कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो बचाव क्या है? आप स्मोकिंग छोड़िए। वैसे ही खर्रा गुटखा खाने से मुंह के कैंसर बढ़ते हैं, तो वो छोड़िए। इनमें एक और है, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट और दूसरा आपकी फैमिली हिस्ट्री।
ठीक है, जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है कैंसर की, तो उसके कुछ ऐसे उपाय हैं, जैसे आंख के कुछ कैंसर्स होते हैं जो फैमिली में पाए जाते हैं, तो हम उनको हम एडवाइस करते हैं कोलोनोस्कोपी, रेगुलर कोलोनोस्कोपी करना है, और अगर उसमें कुछ ऐसा एबनॉर्मल लग रहा है तो उसका तुरंत इलाज करना। वो भी एक तरह का स्क्रीनिंग है। ऐसी ब्रेस्ट कैंसर में स्क्रीनिंग है, जिससे कि हम अर्ली डिटेक्शन करके उनको कर सकते हैं। अब आते हैं कि ऐसे जिनके बारे में जिनका आपको कारण नहीं मालूम, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों में होने वाले ब्लड कैंसर, तो इनमें बचना बड़ा मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि इससे हम आपको कहें कि बच जाएं। हाँ, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट, ये स्ट्रेटेजी यहाँ काम कर सकती है। सो डिपेंड करता है कि किस टाइप की कैंसर की हम बात कर रहे हैं। तो किसी में बचाव है, किसी में स्क्रीनिंग है, और किसी में प्रोफाइलेक्टिक, जैसे कि स्मोकिंग छोड़ देना एक सावधानी पूर्वक कदम है, जिससे कि हम लंग का कैंसर को हम की संभावना को कम कर सकते ब्लड कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ब्लड कैंसर, मैं वही पहले आपको बताया था कि कुछ ब्लड कैंसर का एक ऐसा कोई कैंसर नहीं है। ब्लड कैंसर के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ल्यूकेमिया जैसा हमने बोला, अगर ब्लड कैंसर, तो उसके बहुत सारे प्रकार हैं। लिम्फोमा, उसके काफ़ी सारे प्रकार हैं। तो हर एक कैंसर के हिसाब से अगर हम देखें उसको, तो मुझे लगता है हमेशा हम लोग ब्लड कैंसर ये शब्द सुन के बड़ा टेंशन में आ जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं। बट मुझे नहीं लगता ब्लड कैंसर ये शब्द सुन के हमने डरना चाहिए। पहले तो जांच पूरी कर लेनी चाहिए कौन से प्रकार का कैंसर है। हर एक कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और हर एक के ठीक होने की संभावनाएं अलग अलग है। तो कौन सा कैंसर का प्रकार है, उसके आधार पे वो डिस्कशन किया जा सकता है पेशेंट से। लोग ये सबको मालूम है कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अधिकतर कैंसर्स का, मतलब सभी कैंसर्स का इलाज हो सकता है। सो वेबसाइट पे अलग अलग जगह, सब जगह अवेलेबल है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जामठा। सो वो वहाँ पे अवेलेबल है, और वहाँ पे कोई भी आगे अपने रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कंफर्म कर सकता है, डायग्नोसिस कर सकता है। सर, मेरा एक सवाल था स्टेम सेल से रिलेटेड। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किसे आप रिकमेंडेशन करते हैं, और ट्रांसप्लांट कितना मतलब सही हो सकता है, उसके रिएक्शन क्या हो सकते हैं, और उसमें प्रिकॉशन किस तरीके से पेशेंट ने लेना चाहिए? तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट दोनों तो एक ही चीज़ है। एक ज़माने था जब बोन मैरो से ये निकाल के ट्रांसप्लांट किए जाते थे। आजकल ब्लड से निकाल के हम स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी उसमें भी दो प्रकार के ट्रांसप्लांट होते हैं। एक तो जब पेशेंट का खुद का ब्लड ही खुद को दिया जाता है, उसको हम ऑटोलॉगस बोलते हैं, वो थोड़ा सेफ होता है रिलेटिवली। दूसरा होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, जिसमें हम एक डोनर से ब्लड लेते हैं, जिसका HLA करके एक टेस्ट किया जाता है। अगर डोनर और पेशेंट का HLA मैच है तो उसमें ठीक होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर आधा मैच है तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा उसमें रहता है, बट उसके लिए भी आजकल अच्छे खासे अलग अलग उपाय आ गए हैं। अंतिम सो जो प्रिकॉशंस लेने की आप बात कर रहे थे, तो ट्रांसप्लांट के बाद लगभग 3 से 6 महीने हम उसको एक बच्चे जैसा केयर करते हैं, और काफ़ी सारे कठिनाइयाँ आ सकती है। तो उसको हमें एक आइसोलेट करके रखना होता है, बहुत अच्छे से हाइजीनिक प्रिकॉशन सारी मेंटेन करना होता है, और वो इंस्ट्रक्शंस सारी स्टाफ की तरफ से, हमारी तरफ से रूटीन बेसिस पे दी जाती है पेशेंट्स को। एक अंतिम सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। आज की युवा पीढ़ी कई प्रकार से ड्रग्स में, या यूं कहें शारीरिक संबंध में अपने आप को ग्रसित करके विवाह के बाद में HIV पॉजिटिव आ जाती हैं। ऐसे में उनके बच्चों पर होने वाले HIV सिम्टम्स के बाद में कुछ चीजें ऐसी निकलती, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या वो सफल होता है, या कैसे उसकी सफलता मिल सकती है इलाज के लिए? ये बड़ी लंबा क्वेश्चन है आपका। पहले तो आप ये समझिए कि HIV के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट इलाज नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जिन आजकल HIV का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है, सो इट इज़ नियरली अ क्यूरेबल और अ क्रोनिक डिसीज हो गई है। दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि तीसरा ऑप्शन ये है कि जो बच्चे हैं, जो पीड़ित पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनमें होने की संभावना होती है। इसलिए स्क्रीनिंग करके और कुछ ऐसे प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, जिससे इसको रोका जा सकता है। बट इवन अगर उनको हो गया है तो अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट शुरू कराया जा सकता है। अब आते हैं, इनमें कहीं बोन मैरो ट्रांसप्लांट लगता है तो इनमें एक्चुअली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो पेशेंट HIV के हैं उनमें लिम्फोमास होने के अधिक चांसेस रहते हैं, या सेकंड मैलिग्नेंसीज होने के अधिक चांसेस रहते हैं।
सो उनके क्योर के लिए इन केस बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए तब है। स्पेशली ऐसा नहीं है कि HIV पेशेंट्स के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई चिकित्सा विधि है या क्योर का मेथड है, ऐसा तो नहीं। मैं इतना ही आप सबको कहना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर ये शब्द को प्लीज़ डरिए मत, उससे भयभीत मत होइए। ब्लड कैंसर अगर सुनेंगे तो भी कौन से, जैसे मैंने बताया किस प्रकार का है वो जानने की कोशिश करिए। जो हेमाटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट आपके बता रहे हैं कि क्या है, उस हिसाब से सारा वर्कअप करिए, सारे चीज़ें जो भी इन्वेस्टिगेशन लगता है करिए, उसके तय तक पहुँचिए। बिकॉज उसके आधार पे हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, काफ़ी सारे ब्लड कैंसर के पेशेंट्स अच्छे होते हैं। सो ये ज़रूर सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, सो पहला तो ये है कि हमारी इस बातचीत का लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को ये बात समझ में आए कि रक्त जनित ब्लड रिलेटेड कई सारे एलिमेंट हैं, लेकिन सभी कैंसर नहीं है। कुछ कैंसर जो नहीं है उसका इलाज भी उपलब्ध है। हमारी बेल्ट में थैलेसीमिया सिकल सेल बहुत है, तो हमें पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए और शादी के पहले तो ज़रूर काउंसलिंग करनी चाहिए कि जैसे हम अपना कुंडली मिलाते हैं वैसे ही हमें ये स्क्रीन करना चाहिए कि दोनों जो होने वाले ये हैं गोइंग टू बी पेरेंट्स हैं या जो जिनकी शादी हो रही है जोड़े हैं, तो उनको दोनों को थैलेसीमिया या सिकल सेल कम से कम ना हो। सो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये मैसेज मेरी तरफ से।